अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ आपके जाने पहचाने वैभव सिंह हैं। बहुत शुक्रिया वैभव कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू बिलाल। सबसे पहले बात करेंगे आरएसएस से। आरएसएस हमारे लोगों को पता नहीं आरएसएस से क्या बनता है, लेकिन वो कुछ भी हो तो वो कहते हैं देखा ये आरएसएस वाले ऐसे बात करते हैं। लेकिन अभी जो उनका स्टेटमेंट एक आया है आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि भारत थोड़ा सा नरमी दिखा रहा है पाकिस्तान की तरफ? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को। मोहन भागवत हो या दत्तात्रेय होसबले, जो जिन्होंने अभी पास्ट में 1 महीने पहले ये स्टेटमेंट दी थी, जब उनसे सवाल किया गया। आप देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये कोई वो आउट ऑफ द ब्लू स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं वो लोग। हम्म। वो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जब उनसे कोई सवाल किया जाता है या उनसे जब कहीं कोई इस तरह का कोई विमर्श जो है वो किसी सभा में उठाया जाता है, तो वो उसके जवाब में इस तरह की बातें करते हैं। वो खुद से ऐसा नहीं, खुद से इनिशिएटिव लेकर के ये बात कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। अब मान लीजिए, अगर किसी से भी कोई भी इंसान जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठा हुआ है, किसी रिस्पेक्टेबल पद पे बैठा हुआ है, जहां पे उसको पता है कि मेरे स्टेटमेंट से हेडलाइंस बनेंगी या मेरे स्टेटमेंट को जो है इंटरनेशनली जो है मीडिया कोट करेगा, तो वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ही देंगे, वो उस पद पे कोई भी इंसान बैठा हुआ हो। आप देख लीजिए, एक पॉलिटिशियन होता है, जब वो अपोजिशन में होता है तो वो किस तरह की स्टेटमेंट देता है, और वही पॉलिटिशियन जब गवर्नमेंट में आ जाता है, गवर्नमेंट में मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या किसी सीनियर पद पे बैठ जाता है, तब आप उसकी स्टेटमेंट देखिए, उसमें आपको जमीन आसमान का अंतर दिखता है। आपको लगता है बिल्कुल वोलेटी डिग्री अपोजिट स्टेटमेंट दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो उस व्यक्ति विशेष की ओपिनियन नहीं होती है, वो उसके पद की जिस जिस पोजीशन पे वो बैठा होता है वहां की ओपिनियन होती है। तो मैं इस तरह से कुछ नहीं देखता हूँ। अब जाहिर सी बात है, अगर आप जैसे फॉर्मर आर्मी चीफ को कोट किया गया कि उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, बिल्कुल होनी चाहिए। तो कोई भी इंसान जो किसी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे रहा हुआ है या बैठा हुआ है, तो वहां पे उससे आप इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं, पाकिस्तान से तो भाई, पाकिस्तान के साथ तो युद्ध होना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा देना चाहिए। ये किसी आम इंसान का ओपिनियन हो सकता है, या उसी इंसान का ओपिनियन भी हो सकता है जिसने ये स्टेटमेंट दिया, अगर वो उस पद पे ना होता। तो आपको जब पता है कि इंटरनेशनली इससे इसके ऊपर हेडलाइंस बनेगी, तो आप इस तरह की रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं, तो मैं इस तरह से कुछ नहीं समझता हूँ। और जो पॉलिसी मेकिंग होती है और जो बयान होते हैं, वो तो अलग अलग चीजें होती हैं। अब पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो आईएसआई है, या जो पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नवाज शरीफ जब खुद प्राइम मिनिस्टर थे, तब वो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हमले थे इंडिया में, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन जब खुद ऑफ द रिकॉर्ड बात करनी हुई, या जब खुद अपोजिशन में गए, या खुद जब एग्जाइल में गए, तो उन्होंने सब कुछ माना। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी जो है सोशल मीडिया से मान लिया कि भाई, बॉम्बे में जो 26/11 का हमला हुआ था, वो भाई पाकिस्तान आर्मी ने और आईएसआई ने कराया था। और उन्होंने कहा कि भाई, क्या हमको वो लोग वहां भेजने चाहिए थे मुंबई में? क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड उनको लग रहा था मैं बोल रहा हूँ, फिर वो लीक हो गई बात, सोशल मीडिया ने कोट कर दिया न्यूज़पेपर में, तो उसके ऊपर डॉन लीक्स हो गया, और उसके ऊपर नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम का पद से जो है वो हटना पड़ा। और आईएसआई मेड श्योर, पाकिस्तान आर्मी मेड श्योर कि ये प्राइम मिनिस्टर ना रहे। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, वो नवाज शरीफ जब ऑपोजिशन में थे, ऑफ द रिकॉर्ड वो एक्सेप्ट करते रहे हैं। इवन जब वो लंदन में थे, तो क्या वो लोगों से ये बात नहीं कहते थे कि आईएसआई जो है और पाकिस्तान आर्मी जो है, ये बेंचेस बनवाती है, और बार बार पूछते थे भाई मुझे क्यों निकाला, भाई मुझे तो ये फैज हमीद ने निकलवाया और जनरल बाजवा ने निकलवाया। लेकिन जब अब खुद का भाई वजीर आजम है, तो अब वो स्टेटमेंट्स नहीं देते, अब ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं कर रहे हैं। अब नहीं मान रहे हैं कि भाई 26/11 जो है पाकिस्तान आर्मी ने किया, आईएसआई ने किया है। अब नहीं कह रहे हैं कि भाई जो आतंकवादी हमले लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के लोग हैं, उनको हमारे लोग पालते हैं। तो बात वही है कि जब आप किसी पद पे रहते हैं, तो आप उसके हिसाब से बिहेव करते हैं, आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते हैं। तो मोहन भागवत या कोई भी इंसान जो किसी भी रिस्पेक्टेबल पद में बैठा है, उससे आप सवाल पूछेंगे तो उसके जवाब में यही आएगा। मैं इसको तब मानता कि भाई वो ये बात सीरियसली कह रहे हैं, जब वो तब कहते जब उनसे ये सवाल ना पूछा था, बल्कि वो खुद से इनिशिएटिव लेकर के ये बात कहते। तो खुद से तो इनिशिएटिव कोई उन्होंने लिया नहीं है। तो मैं इस तरह इस स्टेटमेंट में एक फॉर्मेलिटी के अलावा कुछ नहीं देखता हूँ।
लेकिन ये स्टेटमेंट अगर वो थोड़ा पहले दे देते, एक वीक पहले दे देते, तो कम से कम हमारा 18% बजट तो ना डिफेंस का बढ़ता, जो आप लोगों की वजह से नहीं, बढ़ गया वो तो वैसे भी देखिए, वो तो मैं कहता हूँ, जब स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे तो क्या घट रहा था बजट? बजट तो आप 2014 से लेकर के अभी तक का आप देख लीजिए, 12 साल में ईयर ऑन ईयर बढ़ा ही है ना। क्या जनरल बाजवा के टेन्योर में बजट हर साल नहीं बढ़ रहा था? क्या आसिम मुनीर जब से आए हैं, जब ये स्टेटमेंट तो अभी आई है, क्या पिछले साल नहीं बढ़ा था? क्या उससे पिछले साल नहीं बढ़ा था? पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का या डिफेंस फोर्सेस का जो बजट है वो तो हर साल वैसे भी बढ़ता है, और हमेशा से बढ़ता आया है। आप 47 से लेकर के आप आज तक देख लीजिए। अब तो चैट जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी से पूछ ले। और इसके अलावा आप देखें ना कि बजट तो बढ़ा ही रहे हैं, प्लस आप जो उनके अदर बिजनेसेस हैं, चाहे वो फौजी फाउंडेशन के बिजनेसेस हों, या वो जो डील्स कट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान में आ भी रही हैं, चाहे वो सऊदीज की हो चाहे टर्क्स की हो, वो कौन सी इंडस्ट्रीज में आ रही है? वो उन इंडस्ट्रीज में आ रही है जो इंडस्ट्रीज ओन करती है पाकिस्तान की फौज और जो फौजी फाउंडेशन है। चाहे वो फौजी सीमेंट हो, चाहे वो उनके लेदर का जो उनका बिजनेस है बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में अभी बकरीद गुजरी है, तो बकरीद के ऊपर जितना भी चमड़ा इकट्ठा होता है, वो चमड़ा सारा का सारा प्रोक्योर कौन सी कंपनी करती है? वो पाकिस्तान फौज की जो लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो वही करती है, और वो सबसे बड़े बायर है उसके, और सबसे बड़े फिर सेलर भी हैं। सब कुछ ही तो वो हर इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, तो उनका वो भी मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो आ भी रही है उनकी ही बिजनेसेस में आ रही है, किसी आम इंसान के, किसी आम बिजनेसमैन के तो फैक्ट्री में या उसकी इंडस्ट्री में तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। तो ये ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, कौन पावर में है, इंडिया में कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है वो। और इंडिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो चाहे ना हो, मैं कहता हूँ कारगिल के बाद से लेकर के और मतलब अभी तक कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था, लेकिन स्कर्मिशेस थी, बट कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। तो क्या बजट नहीं बढ़ा था? मनमोहन सिंह की सरकार में नहीं बढ़ा था 10 साल में? वो तो वैसे ही बढ़ता है। बिल्कुल, लेकिन खैर ये बात तो ये भारत की ही करते हैं, भारत की वजह से बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस वक्त वैभव कश्मीर में, हमारी साइड कश्मीर जो है, जिसे आजाद कश्मीर आप लोग पीओके कहते हैं, काफी हंगामा है, काफी प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या इनके कंट्रोल से बाहर हो गई है अब बात पाकिस्तान की स्टेट से? मैं ये नहीं कहूंगा कि कंट्रोल से बाहर हो गई है, बट बहुत जल्द इनके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये सिचुएशन को डील कर रहे हैं। और आप देख लीजिए, जब पहली बार जब कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट किया लास्ट ईयर, उस समय भी बहुत ब्रुटैलिटी इन्होंने की थी, और उसके बाद थोड़ा सा पॉलिटिकल सैनिटी प्रिवेल की, और इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम सारी बातें मान लेंगे। पॉलिटिशियंस ने इंटरफेयर किया, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम बैठते हैं, बात करते हैं, हम आपकी सारी बातें जो भी है, 15 डिमांड्स हैं, हम ये 15 डिमांड्स हम मान रहे हैं। और उसके ऊपर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया, बट उसमें 15 में से एक के ऊपर भी 1 साल के बाद तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। तो जब उन्होंने दोबारा प्रोटेस्ट की कॉल दी, तो उनको सबको रॉ का एजेंट बना दिया, उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी, उनको मारना शुरू कर दिया। और हमने देखा है कि वहां के जो आईजीपी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के, वो जिस तरह का स्टेटमेंट, वो खुद रिटायर्ड मतलब एक फौजी रहे हुए हैं, अब वो पुलिस में आ गए, तो वो यहाँ पे भी जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि भाई जो भी दिखता है ठोक दो, मार दो, और बिल्कुल कोई भी रहम नहीं करना इनके ऊपर। तो अगर पुलिस इस तरह का अगर स्टेटमेंट देती है ना, और पुलिस ऑफिसर्स जिनका काम बेसिकली क्राउड मैनेजमेंट का है, क्राउड को गोलियां मारना उनका काम नहीं है। पुलिस का काम ये नहीं। आपको याद होगा तो इंडिया में भी लाल किले के ऊपर जब किसान आंदोलन हुआ था, तो लोग बहुत प्लानिंग के साथ चढ़ गए थे, और इस उम्मीद में चढ़ गए थे कि भाई अगर हम इस तरह से कुछ करते हैं और हम पुलिस वालों को मारते पीटते हैं, और वो टारगेट करके पुलिस वालों को मार रहे थे, तो पुलिस जो है वो फायर करेगी, और जब पुलिस फायर करेगी प्रेशर में आकर के, तो लाशें गिरेंगी, और फिर हम इसको एक नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट बना करके, और इंडिया में जो है रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो करेंगे। बिकॉज इंडिया की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, और पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि सरकार ने जो है किसानों के ऊपर नेशनल कैपिटल में लाल किले के ऊपर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को, वहां पे जो है इन्होंने गोलियां मारी हैं किसानों को। लेकिन उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? गवर्नमेंट ने पुलिस वालों को उस दिन हथियार ही नहीं दिए। उनके पास उस समय ना कोई राइफल थी, ना कोई असॉल्ट राइफल थी, ना कोई कुछ भी नहीं था, उनके हाथ में सब डंडे थे पुलिस वालों के हाथ में।
ये गवर्नमेंट का डिसीजन था, ये होम मिनिस्ट्री का या आपका जैसा इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसका डिसीजन था कि भाई इनके हाथ में, क्योंकि जब प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, अगर मुझे 50 लोग घेर लेंगे तो मैं अपनी सेल्फ डिफेंस में मेरे हाथ में जो हथियार होगा मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। तो गोलियां चल जाएंगी, और गोलियां चलेंगी तो लाशें गिरेंगी, और इससे एक बहुत गलत मैसेज जाएगा कि भाई सरकार अपने ही सिटीजन को गोली मार रही है। तो इंडिया ने जो है वो नहीं होने दिया, और इंडिया ने उस दिन अपने पुलिस वालों को हथियार नहीं दिए। क्यों? क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट पुलिस का काम है, क्राइम को रोकना पुलिस का काम है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम पुलिस का काम है। सिटीजन्स के ऊपर गोलियां चलाना पुलिस का काम नहीं है। इवन फॉर दैट मैटर, जब कई बार इंडिया में ऐसा होता है कि जब कोई क्रिमिनल भी होता है, अगर उसको गोली लग भी जाती है तो उसको कोर्ट में जाकर के जज के सामने प्रूफ करना पड़ता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है कि भाई क्या ये गोली चलाना सेल्फ डिफेंस था, तो क्या ये वाकई में सच था या ये पुलिस ने क्रिएट किया है। और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बिकॉज मेरे फादर खुद पुलिस ऑफिसर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने फेक एनकाउंटर्स किए हैं उनकी नौकरियां गई हैं, उन्होंने 1400 साल उनको जेल हुई है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ फेक एनकाउंटर्स की, इसमें कई सारे बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे, नक्सलवादी थे। अगर उनका भी फेक एनकाउंटर हुआ है तो वैसे भी लोगों को सजा हुई है। तो इंडिया इन चीजों को लेकर के बहुत सीरियस है, क्योंकि चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो नक्सलवादी हो, वो हमारा सिटीजन है। ये चीज आतंकवादियों के ऊपर अप्लाई नहीं होती, जो कि आतंकवादी हैं, बाहर से आए हुए हैं, या स्टेट के खिलाफ जिन्होंने, जैसे जम्मू कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहां पे भले ही अप्लाई। इवन इंडिया में आर्मी ऑफिसर्स हैं, ऐसा आपको दर्जनों आर्मी ऑफिसर्स मिल जाएंगे, जवान मिल जाएंगे जिनके ऊपर कोर्ट मार्शल हुए हैं इसकी वजह से कि अगर उन्होंने फेक एनकाउंटर किया, गलत इंसान को गोली मारी है, या गलत फेक उन्होंने कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश की है। तो जांच इंडिया में, इन्वेस्टिगेशन इन चीजों की बहुत सीरियसली होती है। तो पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में आज तक किसी भी फौजी का कोर्ट मार्शल ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पे नहीं हुआ। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई पुलिस वाला फेक एनकाउंटर की वजह से अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोया है, या वो कभी जेल नहीं गया। सो आपके यहाँ पे प्रेसिडेंस नहीं है। आपके यहाँ पे जो रियासत है, रियासत सांप की तरह जो अपने बच्चे खाती है। वहां पे जो पाकिस्तानी पैदा हुआ है, उस पाकिस्तानी के कोई अपने पर कोई हुकूक नहीं है, कोई उसके अपने पर्सनल राइट्स नहीं है, कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपने छोड़ी नहीं है कि भाई हमारी अपनी स्टेट के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। तो जब आप हर किसी को गोलियां मारेंगे, या पुलिस भी गोलियां मारना शुरू कर देगी लोगों को, अपने यहाँ प्रोटेस्ट करने वालों को, प्रोटेस्टर्स को, जो बेसिकली अपने ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि यार, मतलब इतनी बेसिक सी चीज हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई एक बेसिक सी चीज है कि एक पंजाबी आदमी लाहौर में 500 का रिचार्ज कराता है 1 GB का, उसको जो स्पीड मिलती है 4G की, वो मुझे भिंबर में, कोटली में, मुजफ्फराबाद में, मैं जब 1 GB का रिचार्ज कराता हूँ 4G का, 5G का, तो मुझे क्यों नहीं मिलती? मुझे 2G 5G का पैसा लेकर के मुझे 2G क्यों दिया जा रहा है? तो अब इतनी बेसिक सी चीज अगर स्टेट नहीं देगी, और ये मांगने पर अगर गोलियां मारेगी, अगर वो ये कहता है कि यार हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हम जिसको वोट देते हैं वो बनना चाहिए, हमारे ऊपर ये बाहर से लाए हुए लोग क्यों थोप रहे हो? हमारा लोकल अपना कश्मीरी आदमी जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो हमारी असेंबली में बैठना चाहिए। आप ये इंडियन जम्मू एंड कश्मीर से ला करके रिजर्व सीटों पे आप लोगों को क्यों इलेक्ट करा रहे हो? आप ये इस्लामाबाद और पेशावर से लाए हुए लोगों को आप हमारे यहाँ पे क्यों आप वजीर आला बना रहे हो? अब इतनी बेसिक सी चीज है, अब अगर आप इस पे भी अगर लोग गोलियां मारेंगे, तो आप जो कह रही है ना कि इस कंट्रोल से बाहर चली गई है, कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, और ये बहुत नजदीक समय आ चुका है। और मुझे पता है कि आपकी रियासत ने एक्चुअली तारीख से कुछ भी नहीं सीखा है। ये इनका सेम तरीका वारदात जो है, ये इस पाकिस्तान में भी था, यही सेम तरीका है वारदात इनका खेती में भी है, यही सेम तरीका है वारदात इनका बलूचिस्तान में भी है, सेम तरीका है वारदात इनका सिंध में भी और कराची में भी है, और वही सेम तरीका है वारदात इन्होंने अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भी शुरू किया है। तो जैसे बाकी जगह पे सिचुएशंस आउट ऑफ द कंट्रोल चली गई हैं, और रियासत को वहां पे जो है मार पड़ रही है, और वहां पे इतनी मास कैजुअलिटीज हो रही हैं हर साल, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आज वहां पे इतनी पीक पे इंसर्जेंसी चल रही है बलूचिस्तान में, केपी में, यहाँ पे भी शुरू हो जाएगी, तो वहां पे भी शुरू हो जाएगी। तो फिर इनके पास, और ये चाहते हैं कि वो हो, और इसमें इनका एक गेम प्लान ये भी है कि हम इसको, जैसे इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म करके जो इंडियन जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा है उसको अपने स्टेट में जम कर लिया, हम भी जो है जो सो कॉल्ड
आजाद जम्मू एंड कश्मीर हमने बनाया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान, हम इसको भी अपने पाकिस्तान की जो यूनियन है इसमें हम जम कर लें। और वैसा ही करने के लिए हमको एक नैरेटिव चाहिए, एक हमको पब्लिक सपोर्ट चाहिए, पब्लिक में एक व्यू पॉइंट चाहिए। तो हम इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दें और फिर लास्ट में हम ऐसा करके लोगों को जस्टिफाई कर दें कि देखिए अगर हम ऐसा ना करते तो अजीत डोभाल और रॉ और इनकी तो साजिश थी, और वहां पे तो इन सब दिन से शुरू होने वाली थी, और वो जो है इंडिया जो है वहां पे उसको अपने पीओके को इंडिया में मिला लेता अगर हम ऐसा ना करते। तो इस तरह की वारदात डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनको लगता है कि ये गेम प्लान सिर्फ इनको समझ में आ रहा है, औरों को नहीं आ रहा है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो बॉर्डर के इस पार बैठे हुए लोग हैं उनके पास भी दिमाग है और उनको पता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कर ले कोशिश, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। अब खैर कोशिश तो जाहिर है कि की जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ जिस तरह की टेंशन रहती है वो आप समझते हैं, और सभी को मालूम है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन वैभव, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सल्यूट किया, बहुत हंगामा हुआ, पाकिस्तान में भी बहुत लोगों ने एतराज किया, बहुत लोगों ने कहा कि जी ये कौन सा तरीका है कि डोनाल्ड ट्रंप की वाह वाह कर रहे हैं और उनको इस तरह से सल्यूट किया जा रहा है। इंडिया में भी बहुत शोज हुए, बहुत लोगों ने कहा। तो हम तो एक कमजोर मुल्क हैं, हम तो हर वक्त लोन वोन के चक्करों में पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। आपके यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो फिर आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने 3-4 दिन तक बात क्यों नहीं की, कई दिन तक, जब 3 हिंदुस्तानी मारे गए और उसमें उधर अमेरिका की तरफ से अटैक था उस शिप के ऊपर, उस पर भी नहीं कहा। जब चाइना की बात आती है तो चाइना को भी कुछ नहीं कहते, घुमा फिरा के बात करते हैं पीएम मोदी साहब जो है चाइना के लिए, जबकि पाकिस्तान को तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं जी ऑपरेशन सिंधु 2.0 कर देंगे, घुस के मारेंगे। तो ये वाला जज्बा, ये वाला गुस्सा जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्यों नहीं दिखाया गया, और साथ ही साथ चाइना को क्यों नहीं दिखाते? देखिए चाइना को बिल्कुल हमारा गुस्सा दिखाया गया है। आपको गलवान याद होगा, गलवान में हमने 4 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तान चाइनीज सैनिक जो है वो हमने मारे थे, और हमने चाहे डोकलाम हो चाहे गलवान हो, हमने चाइना के सामने गिव अप नहीं किया था। हमने चाइना के साथ बिल्कुल फेस टू फेस, आई टू आई हमने कन्फ्रंटेशन महीनों तक जो है कि हमने की थी। तो चाइना को पता है इंडिया के बारे में, और हमने चाइना को जहां आंखें दिखानी थी वहां दिखाई हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनको हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फोन करके इसके ऊपर स्ट्रांग प्रोटेस्ट भी किया, और उनको बोला भी कि ये जो जो अमेरिकन फोर्सेस ने किया है, जो 3 भारतीय जो नागरिक मरे हैं, ये इंडिया के लिए अनएक्सेप्टेबल है। और उसके ऊपर उन्होंने एक्स के ऊपर आकर के उन्होंने बोला कि भाई हमने इसके ऊपर कड़ा एतराज जताया है। जो अमेरिका का जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है दिल्ली में, उसको बुला करके चार्ल्स जो चार्ज दी अफेयर्स है, जो सबसे सीनियर मोस्ट बंदा है अमेरिकन ऑफिशियल दिल्ली में, उसको 2-2 बार बुला करके उसको फटकार लगाई है हमारी विदेश मंत्रालय ने। तीसरी बात कि जहां तक बात है कि भाई उनको कुछ क्यों नहीं सुनाते, देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान के साथ डील करना और अमेरिका के साथ डील करना, आपको इसमें अंतर करना पड़ेगा। अमेरिका पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान जो है वो एक न्यूसेंस स्टेट है। पाकिस्तान की जो आतंकवादी संगठन है, आप समझिए कि इस देश के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। हमारे 50,000 लोग मरे हैं, 50,000 लोग मरे हैं पिछले 30-35 साल में उस आतंकवाद से, जो आतंकवाद पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर पुश किया है, चाहे वो लश्कर तैयबा का हो, चाहे जैश ए मोहम्मद का हो, चाहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नाम से उसका कोई भी नाम हो, चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट के नाम से हो। तो ये सारे के सारे जो आतंकवाद इंडिया के अंदर जो पुश किया गया है पिछले लेट 80s से लेकर के आज तक, तो इंडिया के अंदर 50,000 लोगों की जान गई है। तो जाहिर सी बात है जो गुस्सा इंडिया के अंदर पाकिस्तान के विरोध में होगा वो कभी भी किसी दूसरे देश के विरोध में नहीं होगा। तो पॉलिटिशियन भी जो भी पॉलिटिशियन है वो रिफ्लेक्ट करता है अपने आवाम के सेंटिमेंट्स पे कि भाई मेरी आवाम की जो सेंटिमेंट्स है वो क्या है। भाई मुझे आप बता देना कि अमेरिका ने क्या 50,000 बंदे मारे भारत में? क्या चाइना ने 50,000 बंदे मारे हैं भारत में? जिसने 50,000 बंदे मारे हैं हमारा गुस्सा उसके तरफ होगा, हम उसकी तरफ ज्यादा एग्रेसिव होंगे, जाहिर सी बात है, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जिनके साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है। दूसरी चीज इसमें कंफ्यूजन का ये भी एंगल था कि भाई जो शिप्स थी, उन शिप्स के ऊपर जो फ्लैग लगे हुए थे वो इंडियन नहीं थे, उनके ऊपर क्रू इंडियन था।
ठीक है, जिसमें से 3 लोगों की जान चली गई। अब दिक्कत ये है कि भाई अब ये चीज हो गई है, बहुत सारी चीजें हैं जो नेशनल लेवल पे या आप कह लीजिए लीडरशिप के लेवल पे मैनेज नहीं होती हैं। अब वो जिस शिप ने यूएस नेवी के फायर किया, उसने मार्को रूबियो से या डोनाल्ड ट्रंप से ऑर्डर लेकर के तो नहीं फायर किया था कि इस पे इंडियन जा रहे हैं, मैं फायर कर दूं क्या? और उन्होंने कहा कि हाँ फायर कर दे। मैं ये कह रहा हूं कि कई बार इस तरह के कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन फिर भी वो जस्टिफाइड नहीं है, और उसके ऊपर इंडिया ने जितना प्रोटेस्ट करना था इंडिया ने किया है। और जहां तक आपने बात कही कि जिस तरीके से आप पाकिस्तान को लताड़ते हैं, भाई जाहिर सी बात है, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका। हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो सबसे ज्यादा अमेरिका के साथ है। तो जाहिर सी बात है कि हम जितना प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम उतना प्रोटेस्ट करेंगे। हमको जहां पे उनको पनिशमेंट करनी होगी हम वो भी करेंगे। जब उन्होंने एक इंडियन डिप्लोमेट के साथ बदतमीजी करी वहां पे न्यूयॉर्क के अंदर, तो हमने यहाँ पे उनके एम्बेसी के सामने से सिक्योरिटी भी हटा दी थी, और नेशनल मीडिया को बुला करके उनको एम्बेरस किया था अमेरिका को पूरे दुनिया के सामने। और पूरे अमेरिका में सीएनएन पे और फॉक्स न्यूज पे हाहाकार मच गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कि सिक्योरिटी तक हटा दी है जो है अमेरिकन एम्बेसी के सामने से। तो हमको जहां पे उनको आंखें दिखानी होती हैं, जहां उनको टिट फॉर टैट करना होता है, हम कर देते हैं। अब अगर 3 बंदे इंडियन नेशनल अगर उन्होंने मारे हैं, तो क्या हम 3 इनोसेंट अमेरिकन ढूंढ के मारते हैं उनको? मतलब टिट नहीं। फॉर टैट का भी इस सिचुएशन में क्या होगा? अब दूसरी बात यह है कि आप क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की तरह आप इरेस्पॉन्सिबली आप निकल करके ट्विटर पे जो है आप गाली गलौज शुरू कर देंगे कि आज रात में एक पूरी अमेरिकन सिविलाइजेशन जो है वो खत्म कर दी जाएगी? ऐसा तो नहीं होता। हम डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। जैसा मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि भाई कुत्ता आपको काट लेता है तो आप पलट के कुत्ते को नहीं काट लेते हो। वो कुत्ते का नेचर है, वो कुत्ते को सूट करता है। आप इंसान हो, आप जाओ डॉक्टर के पास सुई लगवाओ। आप उसकी तरह नहीं बिहेव करना शुरू कर दोगे। तो डोनाल्ड ट्रंप इज अ मैडमैन, ठीक है। और एक मैडमैन थियरी है, बहुत वेल एस्टैब्लिश थियरी है। मैडमैन थियरी क्या कहती है कि अगर आप मैडमैन की तरह बिहेव करो तो दुनिया को लगेगा कि यार अब नहीं 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 यार, इसको मत छेड़ो जो है, यार ये तो पागल आदमी है, तो पता नहीं क्या कर देगा। तो आप उसकी तरह नहीं बिहेव करने लगोगे या आप उसका अपने काउ डाउन नहीं करोगे। आप अपनी डिप्लोमेसी, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस अपने हिसाब से चलाएंगे। हमने प्रोटेस्ट किया है, हमने उसके खिलाफ विरोध भी किया है। हमको और भी जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के और भी उसके लिए इनिशिएटिव्स होंगे जो पाइपलाइन में होंगे। और फ्रांस में जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे, उस समय हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी इस चीज के ऊपर पर्सनली भी उनसे बोले। देखिए इंटरनेशनली जो चीजें हैं वो इंटरनेशनली जो डिप्लोमेसी है वो रिस्पॉन्सिबली जिस तरह से ऑपरेट होती है, इंडिया इंडिया जो है उसको उसी तरीके से चलाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना सब कुछ बोला चाइना के खिलाफ, इतना सब उल्टा सीधा स्टेटमेंट दिया, बहुत कुछ बोला। आपने कभी शी जिनपिंग को सुना है उसका जवाब देते हुए कि शी जिनपिंग ने जवाब दिया? हमेशा उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री जवाब देती है, और वो डोनाल्ड ट्रंप के टोन में जवाब नहीं देती। तो जो वर्ल्ड लीडर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, वो उसी तरीके से बिहेव करेंगे, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे। ये कहना कि नहीं आप क्यों नहीं कर देते, आप, वो तो एक चाइल्डिश एटीट्यूड है। अब आप हर वजीर आजम को इमरान खान तो मत ना समझे ना कि मतलब वो ट्विटर के लिए और अपने यूथियों के लिए जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, उसने क्या किया था अपनी डिप्लोमेसी का? सऊदी अरेबिया से रिलेशंस खराब कर दिए, अमेरिका से रिलेशंस खराब कर दिए, यूरोपियन यूनियन से रिलेशंस खराब कर दिए। उसने किस साथ रिलेशंस खराब नहीं किया आपके? क्यों? क्योंकि वो उसी जिंगोइज्म, उसी पॉपुलरिज्म के ऊपर खेल रहा था जिसपे डोनाल्ड ट्रंप खेल रहा है। लेकिन वहां पे आपके यहाँ पाकिस्तान में प्लग था फौज के हाथ में, तो उन्होंने खींच दिया। अमेरिका में जो डेमोक्रेसी है वो बहुत दूसरी तरीके की है। आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप से वहां की जो डीप स्टेट है वो बड़ी खुश है? वहां का जो जो करियर डिप्लोमेट है, या वहां की जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, या वहां पे जो सीरियस लोग हैं गवर्नमेंट में, वो खुश है डोनाल्ड ट्रंप के बिहेवियर से? नहीं है। लेकिन वहां की डेमोक्रेसी ऐसी है कि भाई जैसा भी बंदा है, अगर पब्लिक ने इलेक्ट किया है तो भाई वो अपना टर्म पूरा करेगा। तो वो अपना टर्म पूरा कर रहा है, तो अब उसको वो भी आप फेस कर रहे हैं, हम भी फेस कर रहे हैं। एक फेज है, साल 2 साल का निकल जाएगा। अब आप उसकी वजह से आप अपने रिलेशंस एक नेशन स्टेट के साथ थोड़ी खराब करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो पाकिस्तान की हर वक्त तारीफ करते दिखाई देते हैं, जबकि टेररिज्म की बिल्कुल। बात की जाती है भारत की तरफ से। और जैसे अक्सर वो डॉक्टर कमर चीमा कहते हैं कि जी भारत के अलावा तो कोई हमें नहीं कह रहा कि हम टेररिज्म कर रहे हैं, तो फिर बाकी दुनिया क्यों नहीं कह रही? तो ये वाली उनकी जो लॉजिक है, उस पर आप क्या कहेंगे कि क्यों बाकी दुनिया नहीं ये बात अरे कह रही? इससे इससे बड़ा बेवकूफी वाला स्टेटमेंट क्या होगा? मतलब यूनाइटेड नेशंस में क्या अकेले भारत ने जैसे मोहम्मद पे सैंक्शन लगा दिया है? क्या लश्कर तैयबा पे सिर्फ इंडिया अकेले सैंक्शंस लगा के बैठा हुआ इंटरनेशनली?
क्या अमेरिका ने हाफिज सईद के ऊपर और इनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, मसूद अजहर के ऊपर? मतलब ये कहना कि भाई इंडिया के अलावा कौन कर रहा है, ये दुनिया में कहाँ नहीं इनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। इन आतंकवादी संगठन, क्या ये आप मुझे बताइए कि यूनाइटेड नेशंस ने इनको आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया हुआ? लेकिन उससे तो फर्क ये क्या पड़ा है, वो तो आराम से रह रहे हैं अपने घर में। अगर उन्होंने कह भी भाई, दिया अब कि अगर ये स्टेट ने भाई अगर स्टेट ने ही प्रोटेक्शन दी हुई है, हम्म स्टेट ने ही जकीउर रहमान लखवी को कहा है कि भाई ये जेल में है, उसको बीवी बच्चे सारे जो है उस जेल में प्रोवाइड किए हुए हैं और एयर कंडीशन कमरा भी दिया हुआ है, हम्म तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? लेकिन ये कहना कि इंडिया के अलावा कौन कह रहा है, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूं कि अगर हम्म सिर्फ इंडिया के वोट से, अकेले इंडिया के वोट से वो सारे सैंक्शंस लग गए? क्या सिर्फ अकेले इंडिया के वोट से जो है हम्म। ये सारे के सारे आतंकवादी संगठन या आतंकवादी टेररिस्ट जो है ये डिक्लेयर हो गए? ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ भारत ये कह रहा है। आप मुझे बताइए, क्या ये यूरोपियन यूनियन के देशों ने वोट नहीं दिया है? क्या ऑस्ट्रेलिया ने वोट नहीं दिया है? क्या नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने वोट नहीं दिया इनके खिलाफ वहां पे? तभी तो सैंक्शंस लगी है ना। क्या सिक्योरिटी काउंसिल में अकेला, भाई सिक्योरिटी काउंसिल का तो मेंबर भी नहीं है इंडिया, जो परमानेंट मेंबर्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटी काउंसिल में तो इतने मेंबर्स हैं, तो क्या सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स के वोट दिए बिना ही इनके ऊपर सैंक्शंस लग गए? तो ये कह देना कि जी ये तो आप देखें ना सिर्फ इंडिया कह रहा है, ये ठीक है। वो कहते हैं ना कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इतनी बार बोलो कि वो गोबल्स का था कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। तो ये वो बात है। इससे ये ऐसा कि ये आप लॉजिक पे आप जो पैरामीटर है वो तो फैक्ट और लॉजिक पे आप जज करेंगे ना कि भाई हम कह रहे हैं क्या, ऐसा नहीं लेकिन होता अभी है। जी बिल्कुल लेकिन बहरहाल ये बात क्योंकि यहाँ पे कही जाती है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे समझूं कि असल में क्या बात है, क्योंकि जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप भी तारीफ करते जा रहे हैं और इस वक्त जो पीस टॉक हमने करवाई थी वोटर्स के लिए कामयाब। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो कहते जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो हम इसके ऊपर कितनी बार बात कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कल आपको गाली भी दे देंगे। आज आप उसके डिक्टेशन ले रहे हो, उसके कहे के हिसाब से चल रहे हो, वो कह रहा है लेफ्ट तो आप लेफ्ट मुड़ जा रहे हो, कह रहा है राइट तो आप राइट हो जा रहे हो, कह रहा है कि भाई वो, आप उसकी जब सारी बातें मान रहे हैं तो आपकी तारीफ कर रहा है। आप एक बात न मान के देखिए उसकी, एक बात न मान के देखिए, वो आपको अभी 2 घंटे बाद आपको ट्विटर पे गाली दे देगा। हम्म तो आप चूंकि आप एक कहते हैं ना कि आप उसकी हर एक इंस्ट्रक्शंस को मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपकी तारीफ हो रही है। हम उसकी सारी बातें नहीं मान रहे हैं, हम उसकी सारी डिक्टेशंस नहीं ले रहे हैं, तो हमारी तारीफ नहीं हो रही है। आप ये मान लीजिए। सो आई मीन अगर आप उस चीज पर आपको प्राउड फील होता है कि भाई चेरी ब्लॉसम, भाई शहबाज शरीफ का नाम चेरी ब्लॉसम ऐसे थोड़ा ही पड़ा है, बूट पॉलिशिया है पुराना। वो सल्यूट क्या कहना है, वो अगर डोनाल्ड ट्रंप कह देगा कि भाई यूनाइटेड नेशंस में दुनिया के सामने कह देगा कि जूते पे जरा पॉलिश मार दो, तो वो मार देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप, भाई शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की फौज क्यों पसंद करती रही है हमेशा? सारे इकदाम जो उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ लिए, लेकिन शहबाज के खिलाफ कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनकी हमेशा जो प्रेफरेंस शहबाज रहा है, वो चेरी ब्लॉसम है, वो बूट पॉलिशिया है। हम्म वो उसका सेम बिहेवियर इंटरनेशनली भी है, वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी बूट पॉलिशिया है। तो भाई उसकी तारीफ हो रही है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है इसका रीजन क्या है, हम्म। दुनिया को नहीं पता होगा, इंडिया में या पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हमको पता है। सो दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। एंड बीइंग इन गुड बुक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, अगर आपको लगता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो कि दुनिया में हर समझदार और हर रिस्पॉन्सिबल आदमी की बैड बुक्स में है, हम्म। और आपको उस इंसान की गुड बुक्स में रहना अगर आपको प्राउड फील होता है, तो भाई ऑल द बेस्ट टू यू। नहीं, ये तो खैर अमेरिका की गुड बुक में जब जब गया पाकिस्तान तो बाद में जो है उसे कुछ ना कुछ मुश्किल ही देखनी पड़ी है, अच्छा कभी नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या ईरान अमेरिका के बीच में आप देख रहे हैं कोई किस्म की कोई एग्रीमेंट कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि जी 24 आवर्स में कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है और डील हो रही है। क्या वाकई कोई डील हो जाएगी? देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ मतलब अमेरिका के साथ, ये बात शहबाज शरीफ ने नहीं, ये तो आरागची ने भी बोली है कि डील जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है, और ये डिक्लेरेशन जो है ये हो सकती है किसी भी टाइम पे। और आज की संडे की, मतलब ये 24 घंटे के अंदर की बात चल रही है, 24 घंटे के अंदर ही हो जाएगी। बट मैं बहुत होपफुल नहीं हूँ, डील हो भी जाएगी तो उसके बाद भी जो बात है वो ये है कि उसमें 2 महीने का विंडो है, कि 2 महीने में अगर दोनों साइड से कोई वायलेशन नहीं होगी, तभी ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डील नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा। हम्म। फिर 2 महीने में दोनों साइड्स जो जो कमिट करेंगी, ये देखा जाएगा कि दोनों साइड उसको पूरा कर रही हैं या नहीं। अगर पूरा करती हैं और कोई सीज फायर वायलेशन नहीं होता है, तब जाके 2 महीने बाद कोई डील होगी। ठीक है।
तो ये जो सो कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये 2 महीने सर्वाइव करेगी, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। उसका रीजन ये है कि जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि जो इसराइल है या इजरायली रिप्रेजेंटेटिव है वो इस डील का हिस्सा नहीं है। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाएगा, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है, हो सकता है हो जाए। बट वो 2 महीने बाद कि वो डील होगी या नहीं, उसके लिए मैं स्केप्टिकल हूँ। मैं उसके लिए बहुत होपफुल नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि इसराइल या जो मेन कंसर्न पार्टी है वो इस चीज से एग्री करेगी कि ईरान को सिविल जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने की परमिशन दी जाए, और सिविलियन यूज के लिए जो है वो बिजली बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग कर सके। जब तक का इसराइल का सेम है कि भाई जब तक आप 100% यूरेनियम सरेंडर नहीं करते और आप किसी प्रकार का कोई एनरिचमेंट और कोई बिजली कोई पानी कुछ नहीं, आप खाद कुछ नहीं बनाएंगे आप इससे, तब तक इसराइल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एज फार एज आई नो द इजरायलीज। और अब जाहिर सी बात है ईरान एग्री नहीं करेगा, बिकॉज उनका सारा का सारा आर्ग्यूमेंट यही है कि भाई हमारे पास यूरेनियम है, तभी तो दुनिया जो है वो कुछ हमको वैल्यू दे रही है। यूरेनियम ही नहीं रहा तो हमारे पास तो फिर बचाने के लिए कुछ होगा ही नहीं, या ब्लैकमेल करने के लिए कुछ नहीं होगा। सो आई डोंट थिंक कि ये डील होगी। एमओयू हो जाएगा भले ही, बट डील के लिए मैं बहुत होपफुल नहीं हूँ। और ये इमरान खान से इतने घबराए हुए क्यों हैं? ठीक है, इलेक्शन ना लड़ने दें, कम से कम बाहर तो लाएं, केसेस तो सुने उनके। क्या इमरान खान हमेशा के लिए अब जेल में ही रहने वाले हैं? देखिए, वो आदमी एक आंख से अंधा हो गया, उसको हॉस्पिटल तक नहीं ले गए, ठीक है, जेल के अंदर बैठे बैठे अंधा हो गया। उसकी बहनें महीनों तक चिल्लाती रही कि उनकी एक आंख से पानी गिर रहा है, मुसलसल पानी गिर रहा है लगातार, और उन्होंने उसको हॉस्पिटल तक जाने की जो है इजाजत नहीं दी। ये तक कहा गया कि भैया आप रात के अंधेरे में आप लेके चले जाएं इनको, किसी को बिना बताए लेके चले जाएं, खुफिया तौर से लेके चले जाएं, बट इनको दिखा दे, नहीं लेके गए। वो उसको अब एक आंख से नहीं दिखता। तो आपको क्या लगता है कि जब वो उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने, और उनको ये भी दिखा कि भाई पाकिस्तान के अंदर वो एक आंख से अंधा भी हो गया और कोई प्रोटेस्ट नहीं निकला, पाकिस्तानी सड़कों पे नहीं निकले और कहीं कुछ नहीं हुआ, मीडिया पूरा ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, तो अब उसको बाहर क्यों निकालना है? बाहर निकल के अब प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेगा ना उनके लिए। तो उसको तो मुझे नहीं लगता। और मैं आपके प्रोग्राम पे तो जब वो अंदर नहीं गया था तब मैंने आपके प्रोग्राम पे कहा था कि इमरान, जब वो पावर से बाहर गया था तब मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा था कि इमरान खान और फैज हमीद, उस समय फैज हमीद भी बाहर थे, मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा इमरान खान और फैज हमीद दोनों की कहानी मुक गई है, ठीक है, अब ये दोनों आपने कहा कभी, था। हाँ, कि मैंने कहा ये दोनों अब कभी, मैंने कहा ये दोनों जेल जाएंगे और कभी बाहर नहीं आएंगे। और आप देख लीजिए, फैज हमीद भी जेल में है, इमरान खान भी जेल में है, बाहर नहीं आए। जब बहुत प्रोटेस्ट हुए और इमरान खान मार्च कर रहे थे, और इंडिया में भी और हर जगह ये चल रहा था कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो अब तख्ता पलट हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगी और इमरान खान और फैज हमीद ये टेक ओवर कर लेंगे, और बड़ी कहानियां चल रही थी उस समय। मैंने कहा था मैं कुछ नहीं होगा इसमें से, ये जितना चूरन बेचा जा रहा है इसमें से कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा ये दोनों जेल जाएंगे। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, और आपने कहा था कि देखे आप तो कह रहे थे, और अब देखें इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी देखें, पुलिस जो है वो घुस नहीं पा रही है उनके घर में और लाहौर में, और पूरी फौज भी कुछ नहीं कर पा रही है, और सपोर्टर्स ने तो घेर लिया है, इमरान खान साहब तो अनटचेबल हो गए, आपका तो तजिया गलत हो गया। तो मैंने कहा था, मैंने कहा आप वेट करें, ठीक है, कहते हैं ना कि वक्त जो है ना वो हकीकत दिखाता है, ठीक है, आपको बहुत तहम्मुल और सब्र के साथ काम लेना होता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, चले गए, अब नहीं बाहर, नहीं आएंगे बाहर, ये दोनों ही नहीं आएंगे। और पाकिस्तान में बहुत जर्नलिस्ट है, वो कहते हैं कि ये किसी भी पॉलिटिशियन के लिए ये नहीं बोलना चाहिए कि इनका गेम ओवर है या ये पॉलिटिशियन दफन हो गए। बहुत सारे मुर्दे जो है वो कब्र से निकल करके भी आकर के उन्होंने सियासत करी है और इख्तदार संभाला है। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, किसी भी सियासतदान ने वो रेड लाइन नहीं क्रॉस की थी जो रेड लाइन इमरान खान ने क्रॉस की है। जिन भी सियासतदानों की ये बातें हो रही हैं, एक सियासतदान ने जो वो रेड लाइन क्रॉस की थी उसका नाम शेख मुजीब था, उसको बांग्लादेश बनने के बाद मरवाया, इमेजिन कीजिए आप, ठीक है। छोड़ा सो नहीं। हाँ, सो ये जो जो कहानी है ना, ये कहानी बहुत पुरानी है, और जो आप उस इंस्टीट्यूशन का जो सोचने का, उसके ऑपरेट करने का तरीका जब आप समझते हैं ना, तब आपको पता चलता है। और सियासत में जो रहने वाले जो स्टेक होल्डर है, चाहे वो आवाम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो,
चाहे फौज हो, जब आप इन सबको जब आप एक इज्तिमाई तौर पे देखते हैं और उसको आप एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली ये रियासत चलती कैसे है। ठीक। सो हमको पता है, आवाम, आप मुझे बताएं ना, आवाम किस कब कब सड़कों पे निकली है? खान के लिए निकली एक बार, हाँ, उसके एक बाद नहीं। बार निकली खान के लिए और डंडा पड़ा, और उसके बाद से आज तक नहीं निकली। हम्म। जो टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी बिहेवियर होता है, ठीक। कम से कम वो, कश्मीर वाले निकलते तो हैं, कश्मीर हाँ के लोगों कश्मीर, में ये। वही मैं कह रहा हूँ, कश्मीर वाले तो निकलते हैं, बट जो टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी जो बिहेवियर था, वो आप देख लें कि एक बार बस डंडा पड़ना चाहिए। और ये बात पाकिस्तान फौज को पता है, ठीक है, ये बात पाकिस्तान की फौज को पता है। मैंने आपको एक किस्सा सुनाया भी था, मैं उनका, देखिए अभी नाम भूल रहा हूँ, मैंने पहले भी कोट किया था कि पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर थे, और अयूब खान के एडवाइजर भी थे। वो एडवाइजर, जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो अयूब खान के एडवाइजर भी लग गए थे वो। तो और उनके ऊपर खुद हफीज जलंधरी साहब, मेरे ख्याल से उनका नाम था, ठीक है। जी, हफीज जालंधर साहब जी। हाँ, तो हफीज जलंधरी जो है वो कहते थे कि मैं था, मतलब पंजाबी में उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अयूब खान को कहता हूँ कि ये जितने जमहूरियत वाले, इन सबके ऊपर डंडा रख, ठीक है, और ये जितने हुकूक की बात करते हैं इनके ऊपर डंडा रख। मुसलमान जो है वो डंडे की ही जुबान समझता है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये हफीज जलंधरी का स्टेटमेंट है, जो उन्होंने कहा कि मैंने अयूब खान को समझाया। तो वो जो हफीज जलंधरी की जो सीख थी ना, वो पाकिस्तान की फौज ने सीख ली है अयूब खान के टाइम में, कि जो अवाम है, जो पाकिस्तानी जो पंजाबी मुसलमान है, ये डंडे की जुबान समझता है, उसके ऊपर डंडा रखो, ठीक है। और डंडे से ही तो डरता भी है। हाँ, तो उन्होंने एक बार डंडा रख दिया और आप देखिए आज तक सीधे हैं बिल्कुल। सो ये पाकिस्तान की जो स्टेट है उसको समझ में आ गया है कि इनको कैसे मैनेज करना है। आप मुझे बताए ना, एक जर्नलिस्ट, आपने पिछले प्रोग्राम में मुसद्दुल्लाह खान साहब की बात की, मैं ऑब्वियसली बहुत सीजन्ड और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत उनका एक्सपीरियंस है, और बिना स्टेट के साथ कंफ्रंटेशन किए बहुत सारी बातें कर लेते हैं, ड्यू टू हिज एबिलिटी टू चूज हिज वर्ड्स राइट। अपने शब्दों के चुनाव, उनका जो अल्फाजों का चुनाव है, वो उस तरह से करते हैं कि स्टेट को क्रिटिसाइज भी बिना कंफ्रंटेशन किए कर लेते हैं, ठीक है। ये भी एक आर्ट है, सबके अंदर नहीं होती है। सो मुस्तफाउल्लाह खान साहब, आप मुझे बताएं ना कि वो क्या स्टेट को क्रिटिसाइज कर लेते हैं खुल के? क्या वो जैसा करना चाहते हैं, क्या वो कर लेते हैं? काफी हद तक कर पाकिस्तान, लेते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि वो बिना कन्फ्रंटेशनल हुए, बिना वो रेड कावस जी लाइन करते क्रॉस थे, किए। आई एम श्योर आपने आदर्श कावस जी को जरूर पढ़ा होगा। कावस जी हाँ, किया करते थे। हाँ, कावस जी करते थे। बट आप मुझे ये इनका बताइए ना कि भाई आज की डेट में मुस्तफाउल्लाह खान, मैं पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे जर्नलिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत खुल करके लिखा है, बहुत जेलें काटी हैं, अपने हाथ पैर तोड़वाए हैं। लेकिन बिना हाथ पैर तोड़वाए किसी जर्नलिस्ट ने जो है ना, कोई कन्फ्रंटेशनल नहीं हो पाया स्टेट के साथ, ठीक है। बिना जेल गए, बिना प्रोसिक्यूशन झेले, आपके भी तो अकाउंट सस्पेंड है ना, आपका चैनल पाकिस्तान के अंदर बैन हो गया, इंडिया में तो खैर ही है, पाकिस्तान में भी बैन हो गया, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। तो प्रोसिक्यूशन आप बिना प्रोसिक्यूट हुए आप कन्फ्रंटेशन नहीं हो सकते, ठीक। आप चूंकि नेशनल मीडिया में रही हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी आपने काम किया हुआ है, आप टीवी एंकर रही हुई हैं, तो और आपके जो कलीग्स हैं वो सारे के सारे अब सीनियर जर्नलिस्ट हो गए हैं। तो बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि अब आपके साथ, और आप एक औरत है और आपके साथ कुछ ज्यादा बदतमीजी करेंगे, ज्यादा वो करेंगे, तो उनको पता है कि नेशनल लेवल पे जो ह्यूमन क्राइम है वो बहुत ज्यादा होगा। तो वो हाँ। आपको काउ डाउन करने का तरीका अलग है, वो लीगल तरीका अपनाया जा रहा है, वो डिजिटल तरीका अपनाया जा रहा है। आप वही कोई आदमी होगा, आप मुझे बताइए, हमारे यहाँ पे एक म्यूचुअल दोस्त है, नाम नहीं लेते उनका, क्या उनके घर पे गोलियां नहीं चली? हाँ, भाई उनकी बिल्कुल। बीवी अंदर थी, उनका बच्चा अंदर था, उनके फादर अंदर थे, उनकी मदर अंदर थी, हाँ? और वो खुद घर पे नहीं थे और उनके घर पे गोलियां चल रही थी AK-47 से। एक मैसेज दिया गया ना कि घर घर के दीवारों पे हाँ, गोलियां चल सकती है, दरवाजे पे चल सकती हैं, तो भाई तुम्हारी फैमिली भी, तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बाप के ऊपर भी चल सकती है। तो स्टेट हर किसी को हर तरीके का मैसेज देता है। हाँ। तो ये उस
स्टेट की साइकी है। तो खान साहब जो है ना, खान साहब का दौर, जैसे मैंने कहा था ना कि हिज स्टोरी इज ओवर। अब कोई उसको खींचना चाहता है, कोई उसमें कहना चाहता है कि नहीं ये कौन खींच रहा है, ये खींच रहे हैं वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं, जो खान साहब का नाम लेकर के अपने चैनल चला रहे हैं, खान साहब के सपोर्टर खुद को प्रेटेंड करके अपनी दुकान चला रहे हैं। हाँ, उनको ये लगता है कि नहीं भाई हम कर लेंगे, हाँ, और खान साहब बाहर आएंगे और इनकलाब होने वाला है जी। और फौज के अंदर वो रोज बगावतें कराते फिरते हैं कि आज यहाँ बगावत हो गई, कल वहां बगावत हो गई। यार इतनी बगावतें हो गई तो मतलब किसी का कोर्ट मार्शल क्यों नहीं हुआ आज तक? इतनी बगावतें हो गई तो मतलब कुछ हमको अंदर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो चूरन बेच रहे हैं ना, मतलब चैनल चलाना है, उसका ही न्यूज नहीं कर रहे। रोज का एक नया वीडियो देना अच्छा, है। उनमें से बहुत से लोग ऐसे जो इसी फौज के ही बनाए हुए हैं, जो अब इनसे अलग हो। बहुत से नहीं है, वो सारे के सारे ही फौज के बनाए हुए हैं। खान साहब वाले तो सारे के सारे ही फौज के बनाए हुए हैं। और सबको पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो सारे के सारे ही उनके बनाए हुए हैं, उनके द्वारा फंडेड है। उनके जो चैनल आज वो चला रहे हैं, ये चैनल भी आईएसपीआर की बिल्डिंग के अंदर बने हुए हैं। उसके लिए इन्होंने करोड़ों रुपए पाकिस्तानी टैक्स पेयर के खाए हैं, जिन टैक्स पेयर की आज ये वकालत कर रहे हैं। हमको पता है अच्छी तरीके से। इंडिया के अगेंस्ट बने थे ये सारे चैनल्स। 2-4 तो इसीलिए बनाए गए थे ताकि वो इंडियन चैनल पे जाकर इंडियन पैनलिस्ट जो हैं उनको जवाब दे सके। नहीं, वो तो आप छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ ये जो इनके यूट्यूब चैनल हैं, ये इनके यूट्यूब चैनल जो है वो हमारे जैसे लोगों के खिलाफ बनाए गए थे। हाँ बिल्कुल, कि डिफेंसिव ऑफेंस को टारगेट करना है, इनको काउंटर करना है। ऐसा ही था। इनमें बहुत सारे चैनल हैं, इनमें बहुत सारे चैनल वो है जो इंटरनेशनल मीडिया को मैनेज करने के लिए बनाए गए थे। इंग्लिश में कंटेंट दो, इंग्लिश में नैरेटिव बिल्डिंग करो। वो जो एक आदमी अपने मरे हुए बाप का अंगूठा लगवा रहा था, उसका जो इंग्लिश वाला जो प्लेटफॉर्म था वो किसने बनवाया था? क्यों बनाया गया था? वो पिंडी वालों ने बनवाया था। और अभी कुछ दिन पहले वो बैठ कर शिकायत कर रहे थे कि जी ये बात नहीं करते हैं। हाँ, ये जो स्टेक होल्डर है, जो विक्टिम्स हैं, उनके साथ बात नहीं करते हैं, मुज़ाकरात नहीं करते हैं। वो इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि ये किसी के साथ बात कर सकें। ठीक है, बहुत सोफिस्टिकेटेड होकर के वो बात करते हैं ना। तो बात नहीं करते हैं। जैसे ये चाहते तो ये मुझे बुला सकते थे या खान साहब के आदमियों को बुला सकते थे कि भाई आप आ जाए, बैठ जाए, अपने बताएं, मुतालबात बताएं, बात कर ले, लेकिन ये बात नहीं करते। ठीक, फिर कहते हैं वही तरीका है कि आप देख लेना पीओजे में भी ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं। इनका यही है कि भाई जो भी आया बस तुम के रख दो। बात करने की जो 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 कैपेबिलिटी होती है वो इनके अंदर नहीं है। अरे यार, बात तो करते ही तुमसे रहे हैं, ठीक है। तुमसे ही बात कर करके तो तुमसे बात कर करके तो पैसे लिए हैं, उनसे ही बात कर करके तो तुमने सारा वो नवाज शरीफ के खिलाफ मूवमेंट खड़ा किया। पूरे पाकिस्तानी मीडिया में रूलिंग पार्टी के खिलाफ एवरी डे सुबह से लेकर रात तक डिबेट्स होती थी और तुम लोग पैनलिस्ट बना के बैठाए जाते थे, तुम लोग एंकर होते थे। ठीक, तो किसको बना रहे हैं? सो आई मीन तो इनका, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी स्टोरी ओवर है। और जहां तक आप आईएसपीआर को या पाकिस्तानी फौज को समझती हैं, वो टीटीपी वालों से बात कर लेंगे, वो टीटीपी वालों से बात कर लेंगे, इनके साथ नहीं करेंगे। बिकॉज वो जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो उनके साथ बैठ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने जो उनके बनाए हुए लोग हैं, जिन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी करी है, उनके साथ नहीं बैठते, उनको नहीं माफ करते वो। सो उनको ये लगता है ना कि फिर ये ट्रेचरी हो गई अब ये, कि आपने पैसे भी हमसे लिए और आप बात भी हमारे खिलाफ कर रहे हो। सो ये एक माइंडसेट है उस इंस्टीट्यूशन का, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो ये तो नहीं होगा। मतलब खान साहब कहते हैं ना कि गल मुक गई है, उनकी लीडरशिप सारी चली गई है, कोई नहीं जो पाकिस्तान के अंदर है। वो पहले भी कोई बहुत पॉपुलर लीडर, खान के अलावा कौन था? खान भी कौन सा पॉपुलर था? खान भी तो बनाया गया ना पॉपुलर। खान को कितने वोट मिलते थे? इवन फॉर दैट मैटर जो इलेक्शन खान जीत के आया, सारी वो भी नहीं जीता था, वो नहीं जीता था, तो सारा आर्टिफिशियल था ना। तो ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको पता होना चाहिए था जो पहले लोग थे उनके साथ जो होता रहा है वही इनके साथ भी होना था। लेकिन फिर तो पहले वाले भी तो उन्हीं के बनाए हुए थे ना, नवाज शरीफ भी तो उन्हीं का बनाया हुआ था। नहीं, तो इमरान खान को समझना चाहिए था कि इन्होंने क्या किया है, जो स्टेट है वो क्या करती है।
हमेशा भाई यही होता है। जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान को डैडी बोलता था, अयूब खान ने हाँ। बनाया था जुल्फिकार अली भुट्टो हम्म। को। नवाज शरीफ जो है जनरल जिया का, जनरल जिया, जिया का। हाँ मतलब जनरल जिया को ही कह लीजिए, जनरल जिया ने ही बनाया था। हाँ। सो आई मीन ये सारे के सारे तो उनके ही बनाए हुए हैं ना, तो इसमें से हम्म। कौन है जो उनका बनाया हुआ नहीं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब ये खुद खुद मुख्तार होने की कोशिश करते हैं ना कि भाई हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, अब हम वजीर आजम है, और फिर जब ये कानून और हाँ। आइन की बात करते हैं तो वो कहते हैं यार हम्म। तुम वजीर आजम क्यों हो, पहले इसका तो जवाब दो, किसकी वजह से हाँ। हो। हम्म। ठीक, तो जब ये जमहूरियत की बात करते हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात वो करे ना जो इलेक्टेड है, जो हम्म। सिलेक्टेड है, और ये सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। हम्म। तो जब ये सिलेक्ट करा के लाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है फौज उसको तो नहीं टॉलरेट करेगी, तो फिर कहेगी भाई हम लाए हैं तो फिर बात तो हमारी चलेगी। इसीलिए सब इस वक्त भी बटरिंग कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो कोशिश कर रहे हैं वो आ जाए, मरियम नवाज कोशिश कर रही हैं वो अब चीफ मिनिस्टर के से हट के अब प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन बस वही होगा कि म्यूजिकल चेयर चल रही है प्राइम यहाँ पे, वो मिनिस्टर चलती चेरी जाए। ब्लॉसम ही रहेगा, आप देख लीजिएगा। कुछ अच्छा बोले, कुछ पॉजिटिव बोल। भारत, बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हर कोई कहता है कि पाकिस्तानियों से ज्यादा आपको पाकिस्तान का पता होता है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप स्टडी करते हैं और समझते भी हैं। वरना हमारे यहाँ तो जो गड़बड़ चल रही है वो बिगड़ती चली जा रही है, कुछ भी ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।